हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे इंतकाम इश्क बाय नेहा शक का नॉवल और आज हम पढ़ेंगे इसका किस्त नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मान के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी क्योंकि दानिश का निकाह था, जबकि मान की रुखसती भी साथ ही थी जो कि वो खुद तय करके आया था। इस वक्त लाउंज में सारा सेटअप किया गया था और रिश्तेदारों का हुजूम था जिन्होंने मान और दानिश को घेरा हुआ था और सवालों के पहाड़ थे। वैसे मान भाई, आपने तो वो बात पूरी की। मान की मामू की बेटी ने शिकायती अंदाज में कहा था। कौन सी बात? मान समेत सबने ना समझी से उसे देखा था। वही झटमंगनी पट गया। उसने ताली बजाते हुए कहा था। सब हंस दिए थे। वैसे आपस की बातें ऐसी कौन सी आग लगी थी जो ठंडी नहीं हो रही थी? मान के खालू ने हंसते हुए उसके कान में सरगोशी की थी, जिस पर मान ने खांसते हुए अपना कहका जब्त किया था। वही आग जो आप ठंडी कर चुके हैं। अपना मान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी जवाब जैसे को तैसे वाला दिया था, जिस पर मान और उनका बेबाक कहका गूंजा था। ये आप दोनों मुझे इग्नोर करते कौन सी महबूबा की बातें कर रहे हैं? हाँ, दानिश ने उन्हें एक दूसरे के कान में गुस्से देखकर मुंह बनाते हुए कहा था। खोते, अब निकाह हो रहा है तेरा, अब तो बड़ा हो जा। शाजिया बेचारी तो यही सोचती रह जाएगी कि अपने बच्चों को बनाए या बच्चों के अब्बा को। उन्होंने हंसते हुए उसे सुनाई थी, जिस पर औरतों की दबी दबी हंसी गूंजी थी। यार अब तो इज्जत दे दे, फाइनली शौहर बनने वाला हूँ। उसने फर्जी कॉलर झाड़ा था। बेटा तेरी इज्जत भी है। अरे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? खालू ने ड्रामाई अंदाज में खड़े होते कहा था और साथ ही दानिश को खींचकर गले लगाते ऐसे शो कर रहे थे जैसे वाकई में उसकी बहुत इज्जत हो। दानिश तो उनको देखता रह गया था जिन्होंने कितनी आसानी से दूल्हे मियाँ की इज्जत उतार कर रख दी थी। सब उसके तासुरात देखते जोर से हंस दिए थे। अपने से चोटों को खुद पर हंसता देखकर तो दानिश के सीने में आग लगी थी। मेरे बच्चे बदला लेंगे देखना। दानिश ने चेहरे पर हाथ फेरते धमकी दी थी। जब बच्चों का अब्बा कुछ नहीं बोल सका तो वो अंडों में पैक बच्चे क्या ही कहेंगे। माँ ने संजीदगी से बेबाक टुकड़ा लगाया था, जिसे औरतें तो ना समझ सकी थी, मगर सारे मीसने मर्दों की छत फाड़ खेके फूट कर निकले थे। दानिश ने मुस्कुराते अपनी तारीफ वसूली थी। वो सब बातों में मसरूफ थे कि मान का फ़ोन बजा था। सब उसकी जाने मुतवज्जो हुए थे कि कौन की कॉल हुई तो वो उसे छेड़छाड़ कर मारने का इरादा रखते थे। मान ने उनकी सोच पढ़ते कहका लगाया था और अपनी कमीज़ की जेब से फ़ोन निकाला था। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह वॉस्कट पहने हुए था। दानिश और उसकी ड्रेसिंग एक जैसी थी क्योंकि दोपहर में निकहा था। उस वक्त वो सब अपना शुगर लगाए बैठे थे। कॉल पर नंबर देखते एकदम मान का चेहरा सफ़ेद पड़ा था, मगर अगले ही लम्हे वो अपने तासुरात कमाल महारत से छुपाता लाउंज से निकला था, जिस पर सबने हंसते उसे छेड़ा था। मान ने अपने कमरे में आते गहरा सांस लेते कॉल उठाई थी। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ थे जो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे? फ़ोन से गुस्से से भपड़ती आवाज़ मान की समातों से टकराई थी। मान ने मुकाबिल को गुस्से में देखते झिरझिरी ली थी। भाई, घर में तकरीब थी और मैं मेहमानों में घिरा था। निकलते वक्त लग गया। मान ने लुआब कटकते वजाहत दी थी। मुकाबिल क्या था वो अच्छी तरह जानता था। वो तो दूल्हे राजा शादी की तैयारियां कर रहे थे। तमस्कुर उड़ाया गया था, जिस पर मान ने मुट्ठी भींची थी। वैसे सुनने में आया बला है तेरी होने वाली बीवी। आज सुहागरात मनाकर मेरे पास भेज देना, अच्छी तरह जांचते बताऊंगा। मुकाबिल हंसता मकरू अंदाज में कहता। मान को आग लगा गया था। जुबान संभाल कर मेरी होने वाली बीवी के बारे में बात कर रहे हो? मान ने घुराते हुए कहा था। हाँ, मेरी बिल्ली मुझे में आओ। अगले जानिब से फिर से मजाक उड़ाया गया था। मान ने जबड़े भींचे थे। वो मेरी मोहब्बत है भाई, उसके बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान ने धीमी आवाज़ में कहते दरवाजे की जानिब देखा था जो कि बज रहा था। हाय रे मोहब्बत, कमबख्त, मेरे अच्छे खासे मिनिस्टर को फंस कर गई साली। मुकाबिल ने तैश और अफसरदी के मिले जुले तासुरात से कहा था। तेरी मोहब्बत है और दूसरे की नहीं। वाह रे वाह सियासतदान, तेरी सोच को सलाम। मुकाबिल ने उनकी दफ़ा दबे दबे गुस्से से कहा था। काम क्या है भाई वो बताए। मान ने टॉपिक बदला था। वो कभी भी कौनैन का जिक्र ऐसे शख्स के मुंह से नहीं सुन सकता था। वही सप्लाई रुकी है। मुझे कल रात तक हर हाल में काम पूरा चाहिए, वरना अलविदा कह देना अपनी छमक छल्लों को। वो सर्द आवाज़ में कहता फ़ोन काट गया था, जबकि मान ने गुस्से से अपना मोबाइल दीवार में दे मारा था। वो अब बेड पर बैठकर अपनी कनपटी सहला रहा था। अब चाहे जो हो उसे ये काम हर हाल में कल रात से पहले करना था। मान ने कलस कर बजते दरवाजे को देखा था। दरवाज़ा खुलने पर दानिश फ़ोन पकड़े उसके सामने खड़ा था। क्या मायना आबरू उचकाते पूछा था।
वो भाई शाजी का फ़ोन आया था तो मैंने भाभी से बात करवाने का भूला है, कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, भाभी कॉल पर है। दानिश ने पहले राजदारी से कहा, फिर आखिर में मसनूई अफसोस से कहा था। दानिश की बात सुनते मान ने उचक्कर फ़ोन उसके हाथ से लेते उसे यहाँ से खिसकने को कहा था। दानिश उसने बेमुरब्बत इंसान पर तरस खाता वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। कौनैन मान की आवाज़ में इस वक्त दुनिया जहाँ की मोहब्बत आज समाई थी। वो दुनिया के लिए चाहे अनापरस मगरूर गुस्से वाला मिनिस्टर सियासतदान था, मगर वो कौनैन के लिए सिर्फ उसका मान था। वालेकुम अस्सलाम। कौनैन की मध्यम मगर मुकाबिल की रूह को सुकून पहुंचा देने वाली आवाज़ आई थी। कैसी हो मेरी जान? मान ने बेनता मोहब्बत से पूछा था, जबकि कौनैन का चेहरा उसके अल्फाज तजाद उसके लहजे पर सुर्ख गुलाल सा हो हुआ था, क्योंकि उसकी तरफ फ़ोन स्पीकर पर था। शाजिया जिसने जलते भुनते उसे अपना फ़ोन दिया था, वो सब कज़न्स को इकट्ठा करती, फ़ोन स्पीकर पर करती, उनकी बातें सुन रही थी। मान का मोहब्बत भरा लहजा सुनकर उन्हें कहीं से नहीं लगा था कि ये वही है जिसने उनके घर आते सबकी बैंड बजाई थी। क्या वो शख्स किसी से इतनी मोहब्बत से भी बात कर सकता है? सब ये सोचती नए सिरे से कौनैन से नफरत करने लगी थी। मैं ठीक हूँ, कौनैन ने हकलाते हुए कहा था, जबकि उसके इस तरह अटकने पर मान का जिंदगी से भरपूर कहका गुंजा था। कुछ देर पहले वाला फ़ोन कॉल ज़रूरी काम से भूल गया था, याद था तो बस ये कि कौनैन से बात हो रही है। दयान काज़मी की गैंग एक बिल्डिंग के बाहर रुकी थी। अंदर वो और मोमिन दाइम और क्रियोला गए थे। रज़ा शाह को बाहर ही गैंग के साथ रुकने का हुक्म मिला था, जिस पर वो आहें फरियादें करता रहा था, मगर हमेशा की तरह उसकी एक भी नहीं सुनी गई थी। दयान काज़मी बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट अशरफ के ऑफिस में दाखिल हुआ था, जहां 5 लोग मौजूद किसी बात पर मीटिंग कर रहे थे। दयान काज़मी को अपने सामने देखते अशरफ की रूह कांप उठी थी। दयान काज़मी आगे बढ़ता कुर्सी पर बैठा था। उससे बैठते देखकर अशरफ जल्दी से उसकी जानिब बढ़ता उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगा था कि दयान ने वहां अपने पैर रखे थे। वो सिगरेट जलाए शुरबार निगाहों से उसे देख रहा था। अशरफ बैठने का इरादा तर्क करता उसके पहलू में खड़ा हुआ था। डॉन, इस बंदाए नाचीज से कोई काम था तो मुझे बुला लेते, खुद क्यों जहमत की? उसने मस्का लगाया था। दाएं मोमिन और क्रियोला ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था, जो डॉन दयान काज़मी के साथ खेल रहा था। और तुम्हें लगता है तुम मेरे काम आ सकते हो? डॉन ने तंजिया पूछा था। डॉन के अंदाज में ऐसा कुछ था कि अशरफ अंदर तक कांप उठा था। सुनने में आया कि तुम डर भी गैरत के साथ दफना चुके हो। डॉन ने बेतासुर अंदाज में कहा था। ना ना नहीं डॉन, मैं क्या, मेरी 7 नस्लें आपसे डरती हैं? उसने डॉन के पास ज़मीन पर बैठते उसके घुटनों पर हाथ रखते कहा था, जबकि उसकी गिडर फक्कियाँ देखते डॉन के अलावा सबका जीदार कहका गूंजा था। दयान काज़मी ने सिगरेट सुलगाते होंठों से लगाया था और कश लेते उसका धुआं अशरफ के मुंह पर छोड़ा था। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अब शाबाश, गिनती पूरी कर के रात तक डेरे पर माल पहुंचाओ। डॉन कहता कुर्सी से उठा था। जी जी डॉन, शाम में ही पहुंच जाएगा, उसने कहा था। उसके कहते ही डॉन वहां से निकलता चला गया था, जबकि उसके चाहते ही अशरफ ने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया था। साला गिन के बदले लूंगा तुझसे डॉन। अशरफ टेबल पर हाथ मारते दहाड़ा था। जैसे कुत्ता अपने घर में शेर होता है, वो भी वैसे ही था। अपना वादा कब पूरा करोगी? डॉन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा था। डॉन, बस आज वो आपके पास होगी, क्रियोला ने आंखों में तपिश लिए कहा था। डॉन ने उसकी जानिब देखते अपनी घड़ी पर वक्त देखा था। 4 घंटे देता हूँ तुम्हें, अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तुम ऊपर होगी, समझी? डॉन ने सर्द आवाज में कहते गाड़ी आगे बढ़ाई थी। क्रियोला ने डॉन के जाते एक नंबर मिलाया था। बस वो गाड़ी गायब करो, क्रियोला कहते मुस्कुराई थी। वो गाड़ी में बैठते अपनी मंजिल की जानिब बढ़ी थी। कौनैन लाल दुल्हन के जोड़े में सजी अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। वो अप्सरा थी जिसका हुस्न हूरों को मात देता था। मैं जा रही हूँ, ड्राइवर दोबारा आकर तुम्हें ले जाएगा। शाजिया उसका उस कदर हुस्न देखते जलकर बोलती गाड़ी में बैठते जा चुकी थी। कौनैन वहीं खड़ी उसे देखती रह गई थी। मान के ड्राइवर ने उन्हें पिक करने आना था और शाजिया उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठते जा चुकी थी। अभी वो दोबारा पॉलर में जाती कि गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी। भाभी जी आ जाएं, ड्राइवर ने उतरते एहतराम से कहा था। कौनैन बिना ना जाने कि क्या उसे मान नहीं भेजा है, वो उस गाड़ी में बैठ गई थी। हाँ, उसके गाड़ी में बैठते ही किसी का सुफाक कहका गूंजता जमीनों आसमान हिला गया था। हो चुका था आगाज इंतकाम इश्क का। दोपहर के वक्त गर्मी का कहर बरस रहा था। सूरज अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था, मगर फिर भी हर जानिब गहमा गहमी थी। हर कोई भागकर कभी होता तो कभी वहाँ। अरे लड़कियों, कितना लेपापोती करोगी? बारात आ जाएगी, शाजिया भी अभी तक नहीं पहुंची। तौबा, सारा काम मैं वही करूं? तुम सबको तो मुजरा करवाने के लिए रखा है, चची गुस्से से कहती सबको घूर रही थी।
किसी की हेयर स्टाइल ठीक नहीं हो रही थी तो किसी का लाइनर, तो कोई नसीबो लाल के गाने पर डांस कर रही थी। चच्ची तो सुलग उठी थी, वो तो ऐसे सज रही थी जैसे उनकी शादी हो। वो तासुब से सर हिलाती बाहर बढ़ गई थी कि उन्हें शाजिया आती दिखाई दी थी। माँ सदके मेरी जान, चच्ची फौरन उसके जाने पर थी, उसका माथा चूमते बोली थी, ओहो अम्मी मेरी बिंदी ही हिल जाएगी। शाजिया ने एकदम पीछे होते कहा था, जिस पर सब हंस दिए थे। अब तो दुल्हन बन गई हो, थोड़ी दुल्हनों वाली मुरब्बत भी ले आओ। उसकी कजन ने तंजिया मुस्कुराते उसे आग लगाई थी। देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है और तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत थोड़ी सी है, तो क्यों मेहमानों के सामने उतरवाना चाहती हो। शाजिया ने भी बिना किसी लगी लिपटी के तोपों का रुख उसकी जानिब किया। नीलम का चेहरा सुबकी और आहनत से सुर्ख हुआ था। शाजिया आंखें घुमाते आगे बढ़ गई थी। भला उसने पहले किसी का लिहाज रखा था जो आज रखती। कौनैन कहाँ है, शाजिया ताई ने दाखिली दरवाजे की जानिब देखते कहा था। मुझे क्या पता, मैं उसकी गार्ड थोड़ी हूँ, आ जाएगी वो। हर लिहाज बलाए ताक रखते बोली थी वो। कम अज कम दुल्हन तो कहीं से नहीं लग रही थी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, तभी तो दानिश अली की पसंद थी। मगर उसकी खंदक जैसी जुबान उसकी खूबसूरती पर भारी थी। वो अपनी उसी जुबान की वजह से बर्बाद होने वाली थी। वो आंखों में आंखें डालकर तिनक कर बोल रही थी, जब औरत नजरें झुकाना भूल जाए तो दुनिया की कोई चीज उसमें हया नहीं डाल सकती। तुम लोग लगे रहो, बारात निकल चुकी है। ताया ने आते सबको झाड़ पिलाई थी, जिस पर सब यहाँ वहाँ फैल गए थे। मगर ताया की नजरें अब भी दरवाजे पर जमी थी। वो तो अब तक हिजाब के साथ हुए वाक़ये को दिल से निकाल नहीं सकी थी। वो बेगुनाह होते हुए भी मुर्तकिब जुर्म करार दी गई थी। वो हिजाब के मामले में उस पर परवरदिगार को क्या मुंह दिखाएंगे, यही सोचे उन्हें पल पर उस खुदाए वाहिद की रस्सी खींचने के खौफ में मुब्तला कर रही थी। हाँ, अंजाम तो तय पाया था, मगर मुकर्रर करदा वक्त वक्त के पहियों को ऐसा पलटना था कि सात समुद्रों की ताकत जागनी थी। हर शय रुकनी थी, गोया उस मंजर का इंतजार करते बरसों उस आतिश में जली हों। हाँ, वक्त करीब आ रहा था। जिस तरह से तारीख रात में साए दर बदर भटकते हुए होले अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, वो भी काला साया बनकर लौटने वाला था। हाँ, वक्त एक बार फिर लौटने वाला था। आह, आज अपने वीरे दावाया दानिश समेत सब दोस्तों ने मान पर झपटते बुलंद आवाज में कहा था। ढोल के बजने की आवाज डीजे ने अपने पूरे जोबन पर था। पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर खबरों का मरकज वो सियासतदान था, मिनिस्टर मान अली। मान की अचानक शादी ने गोया न्यूज़ चैनल पर तहलका मचा दिया था। उस पर दिल हारने वाली लड़कियों को दिल के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। आसपास मीडिया का अंबार लगा था। हर कोई बस मान से उसकी अचानक शादी की वजह जानना चाहता था। मगर उसे उसके दोस्तों ने चारों तरफ से घेर रखा था। खुशियां ही खुशियां थी, हर जानिब फिजा में एक अलग सा साज छिड़ा था। और घूमती बाजी में वक्त का बादशाह बने वो अपनी मलका को लेने के लिए तैयार खड़ा था। मगर क्या ये फैसला तय हो पाएगा या मंजिल हासिल इश्क ठहरेगा। डीजे की फुल आवाज पर गाना बजते ही हर जानिब शोर उठा था। दुनिया उन दो शहजादों की शादी हसरत से देख रही थी, जो हर एक का ख्वाब थी। हल्दी लगेगी, तेल छिड़केगा, ढोल बजेगा, तंबू गड़ेगा। दानिश गाने के अल्फाज खुद भी दोहराता भूल चुका था कि वो भी दूल्हा है। वो सबके साथ अपने भाई की शादी को एंजॉय कर रहा था। मान ने जानवारती नजरों से अपने भाई की जानिब देखा था, जब जो अब उसकी तरफ बढ़ता अपनी पूरी कुव्वत से गाना गाता माहौल में जुफरान पैदा कर रहा था। शाही डलेगी, कंगना बजेगा, दूल्हा बन के यार मेरा घोड़ी चढ़ेगा। यार लफ्ज पर दानिश और मान के दोस्त ने उसके सीने पर एक साथ कई थपकियां दी थी। मान बस मुस्कुराता उन्हें देख रहा था, जिन्हें उससे ज्यादा उसकी शादी की खुशी थी। भाभी आवेगी, मारी भाभी आवेगी, सब दोस्त ये लफ्ज दोहराते उछले थे और फिजा में पैसों की बरसात हुई थी। हर किसी ने पैसों की बारिश की थी। जमीन आसमान गोया पैसों से ढक चुका था। भाभी आवेगी रे भाभी, मारी भाभी आवेगी। दानिश अब दोस्तों से निकलता मीडिया के माइक पकड़ते ये लफ्ज गा रहा था और हर तरफ कह के गुंजे थे। वो वाहिद दूल्हा था जो अपना निकाह भुलाए अपने भाई की शादी एंजॉय करते माहौल रोमानवी बना रहा था। सब जैसे खौफनाक था। पाकिस्तान में इस शादी के चर्चे ही चर्चे थे। हर जानिब उसके इश्क की दास्तान जुबानी जर्दो खास में आम थी। वो एक नज़र का असीर हुआ था। वो एक झुकी निगाह उसे अपने लपेट में ले चुकी थी। उसने इश्क का दावा किया था और वो अपना कहा पूरा करने सहरा सजाकर उसे महरम बनाने जा रहा था।
سیدھے دل کو نشانہ نہیں بنایا اس نے، پہلے ہی دل کو دل بنایا اس نے۔ وہ جانتی تھی کہ میں محبت کے نام پر کچھ بھی کر جاؤں گا، تبھی تو آنکھوں سے زہر پلایا اس نے۔ اسی طرح کہکوں، خوشیوں اور گانوں کی گونج میں بارات آگے بڑھی تھی، آنے والی قیامت سے بے خبر، ایک ایسے طوفان سے نا آشنا جو نہ جانے کتنی بستیوں کو کچلنے والا تھا۔ ظالم وقت کی کس کس پر نظر تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے، دلوں میں سکون لیے، قدموں میں پھولوں کو رونتے آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ کونین خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اسے محسوس ہوا تھا کہ گھر کا راستہ اتنا لمبا تو نہ تھا جتنی دیر انہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا، وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولے ہوئے تھی۔ وہ دلہن بنی زیوروں سے آراستہ تھی۔ کونین نے پریشانی سے اپنی جانب کے شیشے سے باہر دیکھا تھا، اور باہر دیکھتے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رکا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں راوی بہہ رہا تھا۔ لہروں کی طغیانی اس کے دل میں اٹھتے شور کو دبا رہی تھی۔ وہ منظر بے انتہا خوفناک تھا، اس نے کبھی راوی میں اتنا پانی نہیں دیکھا تھا۔ ہر آتی سونامی کے ساتھ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ڈرائیور کو دیکھا تھا جو بت بنا ڈرائیونگ پر دھیان لگائے ہوئے تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل کو دیکھا تھا جو اس ڈرائیور نے اسے پینے کے لیے دی تھی۔ اس میں نیند کی گولیاں تھی جو اب کونین پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ وہ مان کر ڈرائیور نہیں تھا تو وہ کون تھا؟ کونین نے اپنا سر جھٹکا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہتے دریا کے پانی پر ساکت ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی، اپنا بچاؤ کرتی، وہ وہیں اپنے ہوش و حواس سے بیگانی ہوئی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی سطح سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کا احساس ہوتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ کونین کو دیکھنے کی غلطی اس نے غلطی سے بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس بے رحم مغرور ڈان کی منظور نظر تھی، وہ تو اس پر اٹھنے والی ہر نظر کو نوچ ڈالنے والا تھا۔ وہ 18 سالہ کونین 30 سالہ انڈر ورلڈ کے ڈان کی عاشقی بنی تھی جو آج اسے اسی کے نکاح سے اغوا کرتے اپنی سلطنت میں اس کا استقبال کرنے والا تھا۔ نئی آزمائشیں مقدر میں آنی تھیں، یا تو بیڑی آر ہونی تھی یا پار۔ وہ کنویں سے نکلتی گہری کھائی میں گر رہی تھی۔ وہ بیچاری تو اس بات سے انجان تھی کہ وہ کسی گینگسٹر کے دل کی دنیا میں دستک دے چکی تھی۔ اب قسمت کا کھیل قسمت پر چھوڑا گیا تھا، وہ جسے چاہے پار لگائے، جسے چاہے کنارے پر ہی ڈبا دے۔ کریولا سفاکی سے بیٹھی سامنے اسکرین پر چلتی گاڑی کی فوٹیج دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے ان کے ایک ایکٹ پر اپنی بات جیسی نظر رکھے ہوئے تھی۔ کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی، وہ دیان کاظمی کی امانت تھی۔ اگر اسے خروج بھی آتی تو وہ انہیں زندہ درگور کر دیتا، اس لیے لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسے سرخ جوڑوں میں دیکھتے اس سنگ دل شہزادی کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اسے اس رنگ سے نفرت تھی۔ برسوں پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہوئے تھے، تازہ خون بہا تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک تکلیف آنکھوں کے سامنے گھومی تھی۔ وہ بھی تو دلہن بنی تھی، مگر اسے محبت کی سزا دی گئی تھی، بھیانک سزا جس نے سفاک بے رحم کریولا کو جنم دیا تھا۔ اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ سفاکیت کی بہتی تھی۔ اس کا دل دھڑکتا نہیں، بس چلتا تھا۔ وہ ہر احساس سے آ رہی تھی، اسے کوئی احساس محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ ابھی وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنی شیطانی خول میں ایک مرتبہ پھر سے قید ہوئی تھی۔ اس کے بدلے کا آغاز ہو چکا تھا، وہ سچ میں بہت بے رحم ثابت ہونے والی تھی۔ کریولا نے گھڑی پر نظریں مرکوز کی تھی۔ ڈان کے دیے گئے وقت میں سے صرف 1 گھنٹہ اور 8 منٹ 45 سیکنڈ بچے تھے۔ اس نے انہی بے تاثر نظروں سے ایک بار پھر اپنی نگاہیں اسکرین پر مرکوز کی تھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔